नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के बारे में। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर पेशाब के रास्ते अर्थात यूरेथ्रा के संकरेपन को कहते हैं। जिसको ये समस्या नहीं है उसे इस समस्या का जरा भी एहसास नहीं है, लेकिन जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो जानता है कि ये कितना तकलीफदेह है। उन लोगों को पेशाब धीरे धीरे आता है, पेशाब की धार कमजोर होती है और इसके कारण यूरिनरी ब्लैडर पूरा खाली नहीं हो सकता है, यानी कि पेशाब पूरा का पूरा इवैक्यूएट नहीं होता है। जब इवैक्यूएट नहीं होगा तो पर्सन जोर लगा करके इसे खाली करने की कोशिश करता है। इसके कारण पेशाब के रास्ते में दर्द, जलन ये सब हो सकते हैं और इन्फेक्शन भी हो सकता है। पेशाब की यह समस्या महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा होती है। जिनको यह समस्या हो जाए उन्हें पेशाब का प्रेशर बनते ही तुरंत यूरिन के लिए भागना पड़ता है। अगर वो कंट्रोल करना चाहें तो कंट्रोल होने में समस्या आती है। यह समस्या धीरे धीरे या रैपिडली दोनों कंडीशन की तरह से आ सकती है। रोग अगर ज्यादा बढ़ जाए, रिटेंशन इसका अगला पड़ाव है। रिटेंशन का मतलब पेशाब का रुक जाना, जरा भी पेशाब पास नहीं कर पाना। सोच सकते हो ना, जिसको पेशाब नहीं पास हो कुछ घंटों में ही वो एक इमरजेंसी का रूप धारण कर लेती है। पेशेंट अगर इस कंडीशन को इग्नोर करता है और कंप्लीट रिटेंशन नहीं भी होती है, तब भी इस समस्या के कारण यूरिनरी ब्लैडर में इंफेक्शन, यूरिनरी ब्लैडर की वीकनेस के कारण ब्लैडर पूर्ण रूप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा और ब्लैडर शिथिल हो जाएगा, जिसे हम न्यूरोजेनिक ब्लैडर भी कह देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब करने की इच्छा होना न्यूरोजेनिक ब्लैडर में भी हो जाता है। अधिक देर तक यूरिन जब ब्लैडर में इकट्ठा रहेगा और पेशेंट पास करने के लिए स्ट्रेन करेगा, ताकत लगाएगा, तो ब्लैडर में डाइवर्टिकुलम हो जाता है कि एक अलग से सैक बन जाएगी ब्लैडर के अंदर। पेशाब अगर लंबा समय तक ब्लैडर में रुका रहता है तो यूरिनरी ब्लैडर की स्टोन्स भी बन जाती है, इनके पेशाब की थैली में पथरी हो जाएगी। यूरिनरी ब्लैडर की अंदर की जो वॉल्स हैं वो भी सामान्य से ज्यादा थिक हो जाएगी। इन्फेक्शन तो मैंने बता ही दिया था कि ब्लैडर में हो सकता है। और ये रिटेंशन अगर ज्यादा है तो इन्फेक्शन किडनी में भी हो जाएगा और किडनी भी डैमेज हो सकती है। यूरेथ्रा का इन्फेक्शन यूरेथ्रल एब्सेस में कन्वर्ट हो सकता है और यूरेथ्रल फिस्टुला भी बन सकता है। इस समस्या के बढ़ जाने से प्रोस्टेट ग्लैंड में भी इन्फेक्शन होना संभवित है। कितनी कॉम्प्लिकेशन है एक रोग के आगे बढ़ जाने की वजह से। मोस्ट ऑफ द पीपल इस समस्या को शुरुआत में इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा ये पैटर्न है या यूं ही कुछ छोटे मोटी कारण की वजह से हो गया होगा। इस समस्या को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर शुरू में आप अपने यूरिन करने के बिहेवियर में कोई भी बदलाव देखते हैं तो चाहिए कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर आपकी यूरिन फ्लोमेट्री करवाएंगे, वो आपका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, यूरेथ्रोस्कोपी करवाएंगे और इन छोटे मोटे इन्वेस्टिगेशंस के बाद एक कंफर्म डायग्नोसिस बना के आपका समुचित इलाज करेंगे। सबसे साधारण टेस्ट यूरिन के एग्जामिनेशन ये तो किए ही जाते हैं। जहां तक हम बात कर रहे थे इन्वेस्टिगेशंस की, तो इन्वेस्टिगेशंस में अल्ट्रासाउंड में आपको पोस्ट वोविड यूरिन वॉल्यूम बढ़ के मिलेगा। पोस्ट वोविड का मतलब होता है पेशाब करने के बाद अभी भी यूरिनरी ब्लैडर में कितना यूरिन बचा हुआ है। एक टेस्ट होता है जिसको रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी कहते हैं। इस रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी में डाई डाल करके
एक्सरे किए जाते हैं और उस एक्सरे से मालूम चल जाएगा कि ब्लॉकेज कहां है और कितनी है। प्रश्न अब ये उठता है कि आखिर पेशाब का रास्ता संकरा क्यों हो जाता है? नेचर का बनाया हुआ सिस्टम आखिर खराब क्यों हो जाता है? तो इसकी वजह अननेचुरल तरीके ही हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में, आधे से ज्यादा केसेस में किसी भी तरह की चोट और चोट के बाद में होने वाला इन्फेक्शन और इन्फेक्शन के बाद होने वाली हीलिंग इसका कारण बनता है। हीलिंग होने के दौरान अंदर की जो लेयर्स हैं वो कुछ इस तरह से ग्रो करेंगी कि वो स्कार फॉर्मेशन कर देगी और पेशाब का रास्ता संकरा हो जाएगा। तो चोट, किस तरह की चोट? सिंपल खेलते कूदते, साइकिलिंग करते या किसी भी एक्सीडेंट के दौरान चोट लग सकती है। जो पेल्विक बोन के फ्रैक्चर है उससे चोट लग सकती है। ये तो चोटें वो हो गई जिनको हम अपनी गलती से मान सकते हैं, लेकिन कुछ चोटें ये है जो डॉक्टर पहुंचाते हैं। क्या करते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कैथेटर लगाते हैं पेशाब की नल की। किसी भी सर्जरी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैथेटर लगाया ही जाता है, और वो कैथेटर अगर ज्यादा देर तक रह गया, कैथेटर लगाते टाइम कुछ हार्ड या टफ मैनिपुलेट हो गया, प्रॉपर जेली वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो यूरेथ्रा में इंजरी हो जाएगी। कैथेटर अगर जितना चाहिए उससे थोड़ा बड़ा साइज का भी है, तब भी यूरेथ्रा में इंजरी हो जाएगी। और ये इंजरी इन्फेक्शन और इन्फेक्शन के बाद में स्कारिंग, ये आपको मैं बता ही चुका हूं। जो दूसरा मुख्य कारण है वो होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब किसी भी तरह का संक्रमण। कॉमन इन्फेक्शन इकोलाई वगैरह का है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, लेकिन उनसे भी ज्यादा डेंजरस यूरेथ्रा में गोनोकोकल इन्फेक्शन होता है, गोनोरिया का इन्फेक्शन होता है। और भी काफी सारी एसटीडीज हैं जिनके कारण यह इन्फेक्शन हो जाएगा, और फिर वही इन्फेक्शन हुआ, स्कारिंग हुई और नैरोइंग हो जाएगी। कुछ लोगों को जन्म से ही यह संक्रमण संभव है। कुछ लोगों को कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं, जैसे प्रोस्टेट का ऑपरेशन आजकल यूरेथ्रोस्कोपी से करने लगे हैं, तो भी इंजरी हो जाएगी। कुछ लोगों को स्टोन को रिमूव करते टाइम भी ऐसा होना संभव है। जब स्टोन पास होती है तब भी वो इंजरी कर सकती है। लाइकिन स्क्लेरोसिस और कैंसर भी कुछ रेयर लेकिन इसके कारण बन सकते हैं। पेशाब के धीरे आने का एक और प्रमुख कारण है, वो है प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो समस्या है मोस्ट ऑफ द टाइम्स 50-55 साल की उम्र के बाद होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने पर जो आपको यूरिन की समस्या होगी उसके अंदर टिपिकली धार पतली नहीं होकर के पेशाब की धार नजदीक गिरने वाली हो जाएगी, और यह समस्या केवल पुरुषों में होती है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का जो यूरिन फ्लो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पतली, सुई के नुमा पतली धार होती है, और प्रोस्टेट के कारण धार की मोटाई में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा और वो नजदीक गिरेगा पेशाब। ये उसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। अगर ब्लैडर का पैरालिसिस या न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो गया है, उसका डिफरेंट पैटर्न होता है। इन्फेक्शन भी पेशाब के धीरे आने का कारण हो सकता है। इन्फेक्शन के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूरेथ्रा में जलन अवश्य ही होती है। अगर स्टोन आकर के अटक गई है यूरेथ्रा में, तब भी पेशाब धीरे आ सकता है, लेकिन वो एकदम से एक्यूट होगा, तुरंत होगा, और स्टोन की हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। डॉक्टर आराम से आपकी बात को पूछ के, जान के, इन्वेस्टिगेशन करवा के इसका डायग्नोसिस कर लेते हैं। इसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक चीज बताना भूल गया था, वो ये कि ओल्ड एज में बिना ही कोई कारण के पेशाब धीमे आता है। अगर व्यक्ति स्ट्रेस में है तो भी पेशाब धीरे आ सकता है। कुछ मेडिसिन हैं, खास करके ब्लड प्रेशर को ठीक करने की दवाइयां, उनसे भी यूरिन का फ्लो धीमा होता है। तो केवल पेशाब का फ्लो धीमा है ये यूरेथ्रल स्ट्रक्चर नहीं है। डॉक्टर कुछ इन्वेस्टिगेशन करके ही इसे डायग्नोसिस करेंगे।
अगर हम बात करें इलाज की, इलाज सर्जन या यूरोलॉजिस्ट, इसके लिए अगर आप इमरजेंसी में गए हो, तुरंत अभी पेशाब बंद हो गया तो कैथेटर लगा करके पेशाब को ड्रेन कर दिया जाता है। कैथेटर लगने में प्रॉब्लम है तो प्यूबिक रीजन से इंसिजन करके सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन भी किया जाता है। लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है तो भी सर्जरी ही इसका इलाज है, वो लोग ऐसा बोलेंगे। सर्जरी में क्या करेंगे? डायलेटेशन और यूरेथ्रोटोमी की जाती है। यूरेथ्रोप्लास्टी भी एक सर्जरी का प्रोसीजर है जो किया जाता है, और अधिक प्रॉब्लम होने की कंडीशन में यूरेथ्रल ग्राफ्टिंग भी की जाती है। लेकिन अन्य मोस्ट ऑफ द सर्जरीज की तरह यह सर्जरी भी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस सर्जरी में तो निश्चित रूप से कुछ समय के बाद में स्ट्रक्चर दोबारा बनने ही वाला है। ऐसा मैंने बहुत सारी स्टडीज में सर्जरी के कॉन्सिक्वेंस के रूप में पढ़ा है, जिनमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पेशेंट का एक फॉलोअप जरूरी है, उसको बार बार देखना जरूरी है, और विद इन ईयर और लेस टाइम में यह वापस बन जाएगा। आज अगर कोई एक जख्म हील होने के दौरान स्कार बनके वो यूरेथ्रा को नैरो कर रहा है तो कल क्यों नहीं करेगा? ऑपरेशन के दौरान तो वुंड तो हो ही रहा है ना फिर से। तो सर्जरी एक तत्कालिक इलाज हो सकता है, लेकिन स्थायी इलाज नहीं है। स्थायी इलाज क्या होगा? अन्य सभी बीमारियों की तरह इसे भी प्रिवेंट करें, यानी कि बचें। अगर इन्फेक्शन है तो तुरंत इलाज लें और कंप्लीट इलाज लें। चोट से अपने आप को बचाएं। कैथेटर की अगर बहुत जरूरत है तो ही लगवाएं। जरा भी पेशेंट सक्षम है मूव करके यूरिन पास करने में तो उसको बेड पैन में यूरिन करना चाहिए या बाथरूम में जाके यूरिन पास करना चाहिए। उसे कैथेटराइजेशन से बचना ही चाहिए, बचाना ही चाहिए। और अगर कैथेटराइजेशन बहुत जरूरी है तो साइज में छोटा लिया जाए, यानी कि पतला कैथेटर यूज किया जाए। जितना हो सके कम से कम समय के लिए कैथेटर को रखा जाए। कैथेटराइजेशन करने के टाइम बहुत ही जेंटल हैंडलिंग की जाए, नहीं तो यह होने के चांसेस होंगे ही होंगे। सबको होंगे कोई जरूरी नहीं है। किसी को कैथेटराइजेशन के बाद में समस्या नहीं हो, ऐसा भी होता है, लेकिन यह इसका कारण है, इसलिए बचाव रखने में बहुत ही भलाई है। होम्योपैथिक इलाज इस रोग में बहुत कारगर है। अनेक पेशेंट हमारे इलाज से ठीक हुए हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती है? होम्योपैथिक मेडिसिन हीलिंग को नेचुरल हीलिंग में कन्वर्ट करती है। जो वहां पे स्कारिंग हो गई है उसे वो ठीक करती है, वहां के कड़ेपन को लूज करती है, वहां पे इलास्टिसिटी को रीएस्टेब्लिश करती है। अगर रिसेंट इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को भी ठीक करेगी होम्योपैथिक दवाई। बार बार इन्फेक्शन होता है उसे भी प्रिवेंट करेगी होम्योपैथिक दवाई। चोट नई है तो बहुत अच्छा काम करेगी, हीलिंग नेचुरल वे में कराएगी होम्योपैथिक मेडिसिन। तो होम्योपैथिक मेडिसिन यूरेथ्रा के स्कार को ठीक करने में कैपेबल है, वो ठीक करती है। कौन कौन सी दवाइयां हम लोग यूज करते हैं? जो प्रमुख दवाइयां हैं वो हैं कैंथेरिस, साइलिशिया, एसिड म्यूर, मर्कसोल, एसिड नाइट्रिक, पेट्रोलियम, पल्साटिला, रस्टॉक्स, कोनियम, मैगम्यूर, कैलेंडुला आदि। मैं हर बार कहता हूं वही आज कि आप अपनी इच्छा से, अपनी चॉइस से मेडिसिन ना लो। इनमें से कोई एक दवाई लक्षणों के आधार पे चुन के आपके लिए डॉक्टर तय करेंगे और यह समस्या को स्थायी रूप से ठीक करेंगे। आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।